गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। इस समय शाम के बज रहे हैं 8 और 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो तैयार करने चला हूँ दोस्तों। तो सभी का अभिनंदन है, सभी का वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों, जिसका नाम है मूल मंत्र सक्सेस। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए डिटरमिन है, आपके लिए समर्पित है। और इस चैनल को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस करना, इसे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी हम कह सकते हैं इसको। और साथ ही साथ मेरा आपसे अनुरोध भी है, निवेदन भी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी इसके 50 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि हम क्लास को लाइव ले सकें। दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा खराब इस समय चल रही है, इस वजह से क्लास मतलब वीडियोस थोड़ा डिले हो रहे हैं, पर धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ जाएगा और अभी आपको आवाज़ से मेरे लग भी रहा होगा। तो आज का दोस्तों एक टॉपिक बहुत ही शानदार है, और टॉपिक आप जानते हैं साम्यवादी विचारधारा का जो समर्थक है मार्क्सवाद, मतलब साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा का पूरा समर्थक क्या है, कार्ल मार्क्स। मैं यूँ कहूँ कि मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थक नहीं बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा का प्रणेता इसे मानते हैं, कार्ल मार्क्स को। और आप जानते हैं कि ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी दोस्तों कहा जाता है। या अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे विचार दिए हैं, और कार्ल मार्क्स के बाद आप देखेंगे कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर के जो है लेनिन ने भी काफी कुछ जो विचार दिया है, कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा उसकी भी है, बस थोड़ा बहुत अंतर उसने करने का प्रयास किया है। और बाद में हम लोग माओ को भी पढ़ेंगे, लेकिन कार्ल मार्क्स दोस्तों बड़ा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में आपको देने चल रहे हैं। बाद में दोनों को पार्ट को कनेक्ट करके हम एक पार्ट में भी इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें दोस्तों कार्ल मार्क्स दोस्तों, इसका टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन है वो 1818 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी है। यानी 1818 में जन्म लेता है और 1883 में इसकी मृत्यु होती है। अब अगर देखें मार्क्स दोस्तों, एक मार्क्सवाद है क्या, तो मार्क्स की जो विचारधारा है, यानी जो मार्क्स ने जो विचार दिए हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी थी दोस्तों, उसी को हम मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं, उसी को हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। मार्क्सवाद वो दोस्तों उदारवाद या पूंजीवाद का प्रतिवाद है। प्रतिवाद का मतलब होता है उल्टा, मतलब जो चीजें आप जो पूंजीवाद कहता है, पूंजीवाद का जस्ट कैपिटलिज्म का जस्ट उल्टा अपोजिट क्या है, मार्क्सवाद है। और दोस्तों याद रखिएगा, मार्क्सवाद में पूंजी को जो है ना, वो पूंजीवाद का सबसे ज्यादा विरोध किया गया है, सबसे ज्यादा आलोचना की गई है, और राज को एक शोषण का यंत्र माना गया है। तो मार्क्सवाद को दोस्तों मार्क्सवाद उदारवाद का प्रतिवाद है। मार्क्सवाद को साम्यवाद भी कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो मार्क्स है दोस्तों, कार्ल मार्क्स, उसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी बोलते हैं। कई बार उसे हम जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी बोलते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जनक भी हम कार्ल मार्क्स को बोलते हैं। अब दोस्तों याद रखें, कुछ एक बातें आपको यहाँ पर जानना है कि ये वास्तव में जो मार्क्स है दोस्तों एक भौतिकवादी विचारक है। भौतिकवादी का मतलब क्या है? भौतिकवादी का मतलब ये है दोस्तों कि वो वास्तव में फिजिकल अपीयरेंस में विश्वास करता था, वो भौतिक जगत में विश्वास करता था, वो प्रैक्टिकली सोचता था, प्रैक्टिकल था दोस्तों। तो वह कभी भी धर्म या एथिक्स का सहारा नहीं लिया, वह कभी भी दर्शन को नहीं मानता था, ठीक है। इसलिए मार्क्स जो है दोस्तों भौतिकवादी विचारक है, उसके विचार का जो केंद्र था वो भौतिकता थी। इसलिए जो है उसने धर्म को अफीम की गोली या धर्म को नशा बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहता है, पूछा गया है कि वह कौन सा विचारक है जिसने धर्म की तुलना नशा से किया है या धर्म की तुलना अफीम से किया है, तो क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। दोस्तों मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, मार्क्स कहता क्या है जरा देखिएगा दोस्तों। तो मार्क्स कहता है कि मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं है। अर्थात मार्क्स ने दोस्तों यह माना कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, मतलब मार्क्स का कथन है, मार्क्स कहता है कि जो भी मैं कुछ कह रहा हूं उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें इतिहास में पहले से उपलब्ध है, मैंने तो उसी की व्याख्या किया है। मतलब मार्क्स जो अपने विचारधारा की व्याख्या किया है, जो अपना टिप्पणी करता है, जो विचार उसने दिया, वो कहता है कि भाई इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, मैंने कुछ नया नहीं किया, बल्कि ये चीजें पहले से इतिहास के पन्नों पर मौजूद हैं, और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों को लेकर के उसकी व्याख्या किया है। तो ये कथन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मार्क्सवाद जैसी कोई चीज नहीं, किसका कथन है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। दोस्तों मार्क्स ने संसद को
बातचीत करने की या गप मारने की दुकान बताया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा विचारक है जिसने संसद को गप मारने की दुकान बताया है। तो आप कहेंगे सर मार्क्स है, और मार्क्स ने सांसदों को दोस्त पूंजीपतियों का वकील बताया। मतलब चूंकि मार्क्स पूंजीवाद का सबसे बड़ा आलोचक है, इसलिए उसने सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया है। और जो संसद है दोस्तों, उस संसद को क्या बताया? संसद को वास्तव में गप मारने की दुकान बताया, फिर बातचीत करने की दुकान बताया है। इसको आप यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम मार्क्स के जन्म की बात करें, अगर मैं मार्क्स के जन्म की बात करूं तो दोस्तों इसका जो जन्म होता है वो 5 मई 1818 को होता है। क्या? 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रीविस नामक शहर में एक यहूदी के घर में हुआ था। मतलब यह है कि जो मार्क्सवाद है, जो मार्क्स है दोस्तों, वो वास्तव में जर्मन विचारक था, जर्मन थिंकर था, और वह जर्मनी के ट्रीविस नामक शहर में एक यहूदी के घर में हुआ था। जब मार्क्स केवल 6 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। आप एक बात जरा बताएं मुझे आप कि वास्तव में कोई आदमी धर्म क्यों छोड़ता है? तो इसका मतलब है कि जिस धर्म में रहा होगा वहां पर उसको तमाम सारी यातनाएं मिली होंगी, या फिर वहां पर उसकी प्रताड़ना हुई होगी, या फिर उसका निरादर हुआ होगा। कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या होती है, और अगर आपको किसी दूसरे धर्म में उससे बेहतर विकल्प मिलता है तो निश्चित रूप से आप उस धर्म को स्वीकार करते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि कार्ल मार्क्स के माता पिता पहले क्या थे? यहूदी थे, लेकिन कालांतर में जब मार्क्स 6 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। बचपन से धर्मांतरण का जो रूप उसने देखा, उससे उसे धर्म के प्रति नफरत हो गई थी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन 2 तरीके से होती है। जो व्यक्ति का धर्मांतरण होता है वो 2 तरीके से होता है। या जिस धर्म में व्यक्ति है, जो व्यक्ति का मूल धर्म है, या तो उस धर्म में उसकी आस्था कम हो रही हो, या उस धर्म में उसका निरादर हो रहा हो, या उस धर्म पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार हो, या फिर दूसरे धर्म के लोग शक्तिशाली हो और अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाध्य कर रहे हो। तो वास्तव में जो माता पिता या जो है कार्ल मार्क्स थे, वो वास्तव में अपने धर्म से पीड़ित नहीं थे, बल्कि उनको जबरदस्ती धर्मांतरित किया गया था। तो वही बात यहाँ पर है कि बचपन में जो धर्मांतरण का उसने रूप देखा, उसे धर्म के प्रति से नफरत हो गई थी, और इसलिए उसे क्या कहा? उसने धर्म की तुलना अफीम से किया दोस्तों, या धर्म की तुलना नशा से किया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक बात और, मार्क्स दोस्तों कहता है क्या कि धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करता है। क्या बोलता है कि धर्म क्या है? धर्म कुछ और नहीं है, धर्म एक अफीम की गोली की तरह है जिसके नशे में व्यक्ति क्या करता है? जो अमीर वर्ग होता है वो गरीब का शोषण करता है। क्योंकि भाई धर्मांतरण कौन करेगा? जो अमीर व्यक्ति है वो अमीर धर्मांतरण नहीं करता है, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, हमेशा अमीर वर्ग उसी को क्या करता है? शोषित करने का प्रयास करता है, उसी को धर्मांतरित कराने का प्रयास करता है, उसी ऊपर बल प्रयोग करने का प्रयास करता है। तो मार्क्स इसीलिए कहता है कि भाई धर्म क्या है? धर्म एक अफीम की गोली है, एक नशे की तरह है जिससे अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति का शोषण करता है। दोस्तों मार्क्स जो है 1835 में बोन यूनिवर्सिटी में, अब आप कहेंगे यहाँ पर लॉ नहीं बल्कि लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कानून। लॉ पढ़ने के लिए गया, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता है। वह 1 साल बाद बर्लिन यूनिवर्सिटी चला गया, मतलब पहले बोन यूनिवर्सिटी गया लॉ पढ़ने के लिए, लेकिन लॉ में उसका मन नहीं लगा, तो बर्लिन यूनिवर्सिटी चला आया और वहां पर दर्शन शास्त्र और इतिहास में ले लिया। 1831 में हीगल की मृत्यु के बाद हीगल का दर्शन वहां पर छाया हुआ था। आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि हीगल एक अच्छा विचारक था जिसने आदर्शवाद को बहुत आगे बढ़ाया था। और हीगल जो है, आपको अच्छी प्रकार से पता है कि हीगल के बारे में अगर देखें तो हीगल ने राज्य को ईश्वर पर, मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है, राज्य को सर्वशक्तिमान माना है हीगल। तो हीगल का दर्शन क्या था? वहां पर छाया हुआ था। यंग हेलियन नामक एक गोष्ठी बनी थी दोस्तों, जो रेनिस टाइम्स नामक एक पत्रिका निकालती थी। इसमें हीगल के विचारों का प्रचार किया जाता था। मार्क्स करता क्या है दोस्तों? मार्क्स इसका अग्रणी संपादक बन गया। 1843 ईस्वी में, ये जो आपका 1843 है, 1843 में मार्क्स समाजवाद का अध्ययन करने पेरिस चला गया और वहां उसकी मुलाकात इंग्लैंड के एक धनी पुत्र, मतलब एक धनी व्यापारी के व्यक्ति पुत्र एंगल्स या एंजल्स, कहीं कहीं एंजल्स भी दिया होता है तो आप इसे एंगल्स कर सकते हैं या फिर आप एंजल्स भी कह सकते हैं। तो एंगल्स या एंजल्स ऐसे होता है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंजल्स ये तो कहीं मतलब कहीं एंगल्स मिलता है, कहीं पर एंजल्स मिलता है। एंगल से हुई, जिसके
जिसने जिसके मतलब एंगल्स के इंग्लैंड और एवं जर्मनी दोनों जगह कारखाने थे। मतलब जो आपका एंगल्स था दोस्तों, वो इंग्लैंड और जर्मनी दोनों जगह उसके कारखाने थे। मतलब काफी पैसे वाला था। इंग्लैंड में भी उसका कारोबार था और जर्मनी में भी कारोबार था। एंगल्स ने इंग्लैंड में भी गरीबों की दुर्दशा का कारण मार्क्स को समझाया। मतलब ध्यान रखिएगा, क्योंकि जर्मनी का इंग्लैंड जो आपका एंगल्स था उसका जो कारखाना था दोनों जगह था, और ये जो आपका मार्क्स था वो केवल जर्मनी के शोषण को देख पा रहा था। तो एंगल्स ने उसे इंग्लैंड में भी गरीबों की दुर्दशा का कारण मार्क्स को बताया कि भाई कारण क्या है, पूंजीवाद है। और इस प्रकार से दोनों क्या होते हैं दोस्तों, दोनों परस्पर मित्र बन गए। एंगल्स संगठनकर्ता और प्रचारकर्ता बना तथा मार्क्स सिद्धांत वेता बन गया। मतलब मार्क्स सिद्धांत देता था और वास्तव में एंगल जो है वो संगठन करता था और वो उस विचारों को प्रचार करता था। दोस्तों मार्क्स ने जिस समाजवाद का जन्म दिया उसे मार्क्स ने हमारा समाजवाद कहा। क्या बोला? हमारा। उसने ये नहीं कहा कि भाई ये मेरा है, उसने कहा हमारा। हमारा का मतलब जहां पर सभी लोग होते हैं, तो समाजवाद में सब शामिल होते हैं, इसलिए मार्क्सवाद ने अपने समाजवाद को हमारा समाजवाद कहा था। दोस्तों इंग्लैंड में बहुत पहले से ही काल्पनिक समाजवाद का बोलबाला था। काल्पनिक का मतलब हम जानते हैं जिसका यथार्थ से कोई संबंध ना हो, जो काल्पनिक चीजों पर विचार करने वाला हो। काल्पनिक समाजवाद के जनक दोस्तों रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, जबकि इसके समर्थक सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और टॉमस मोर थे। ये तीनों ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में काल्पनिक समाजवाद का जनक कौन है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन का नाम रखिएगा। अगर इसके समर्थक की बात करें तो इसके समर्थकों की संख्या में सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और टॉमस मोर का नाम आता है। दोस्तों टॉमस मोर की किताब भी थी, इसका नाम था यूटोपिया, और यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है कल्पना लोक। क्या अर्थ होता है दोस्तों? कल्पना लोक। तो यूटोपिया किसकी किताब है? वो वास्तव में टॉमस मोर की किताब है। अब होता क्या है दोस्तों कि ये जो काल्पनिक समाजवादी हैं, काल्पनिक समाजवादियों ने गरीबी का मूल कारण पूंजीवाद को तो बताया था। मतलब इन्होंने जो काल्पनिक समाजवादी, अब आपके मन में आएगा कि सर मार्क्स समाजवाद में और काल्पनिक समाजवादियों में के विचारों में क्या अंतर है। तो दोस्तों काल्पनिक समाजवादियों ने भी गरीबी का मूल कारण पूंजीवाद को बताया, लेकिन वास्तव में पूंजीवाद से समाजवाद कैसे लाया जाए, पूंजीवाद को खत्म करके समाजवाद कैसे स्थापित किया जाए, इसको उन्होंने बताने का प्रयास नहीं किया था। जैसा कि वेपर ने लिखा है कि उसने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो किया, लेकिन उसके वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं किया। तो ये जो आपका काल्पनिक समाजवादी है, काल्पनिक समाजवादियों की समस्या ये थी कि इन्होंने कारण तो बताया कि भाई आखिर गरीबी क्यों है, आखिर लोगों का शोषण क्यों हो रहा है, तो बताया कि भाई पूंजीवाद इसका कारण है। लेकिन पूंजीवाद को समाप्त कैसे किया जाए, पूंजीवाद को समाप्त करके फिर पुनः कैसे खुशहाल समाज की स्थापना किया जाए, एक ऐसे समाजवाद की स्थापना किया जाए जहां पर सभी के अधिकार सुरक्षित हो, किसी पर कोई भेदभाव ना हो, वो आप नहीं बताया। तो मार्क्स ने क्या किया दोस्तों, मार्क्स ने यही काम किया कि मार्क्स ने न केवल गरीबों की दुर्दशा का कारण पूंजीवाद को बताता है, बल्कि पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद कैसे स्थापित किया जाए इसका उपाय भी बताया। क्या दोस्तों? इसका उपाय भी बताया। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। क्यों वैज्ञानिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस समाजवाद की बात करता है दोस्तों वो एक प्रकार से वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का मतलब क्या? चरणबद्ध तरीके से। विज्ञान करता क्या दोस्तों? विज्ञान वास्तव में किसी भी घटना का क्रमबद्ध विश्लेषण प्रस्तुत करता है, क्रमबद्ध। तो वास्तव में जो मार्क्स ने भी पूंजीवाद से समाजवाद में पहुंचने का क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीका बताया है, इसलिए इसको हम वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। दोस्तों मार्क्स ने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक इसलिए कहता है क्योंकि यह इतिहास पर आधारित है, यह घटनाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण करता है, इसलिए क्या बोलता है, इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहता है, याद रखिएगा। यह इसको ऐतिहासिक समाजवाद भी कई बार बोलते हैं। दोस्तों मार्क्स ऐतिहासिक पद्धति और विकासवाद के सिद्धांत में विश्वास करता है, ठीक है। मार्क्स पर दोस्तों याद रखिए कि किसका प्रभाव पड़ता है, तो दो विचारक है जिनका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तो आपका हीगल साहब है और दूसरा फ्योरबैक। कभी कभी प्योरबैक भी मिलता है, याद रखिएगा। प्योरबैक अगर मिले तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्योरबैक या प्योरबैक, तो मार्क्स पर हीगल, फ्योरबैक और ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों तथा फ्रांसीसी समाजवादियों और अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा जो हीगल मार्क्स है दोस्तों, उसने हीगल से क्या लिया, तो मार्क्स ने सबसे बड़ी बात अभी आगे बताऊंगा, मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद लिया था और उससे समाजवाद लिया था। तो मार्क्स ने राज से अधिक समाज को महत्व दिया। मतलब मार्क्स, हमने क्या बोला, हमने कहा मार्क्स ने न केवल पूंजीवाद की आलोचना किया बल्कि वह राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। तो मार्क्स कभी भी राज्य को बहुत ज्यादा जो है महत्व प्रदान नहीं करता है,
राज्य को हमेशा शोषण का यंत्र माना है और वो राज्य के अंत की बात करता है कि राज्य को समाप्त किया जाए और एक समाजवाद की स्थापना किया जाए। तो मार्क्स ने राज्य के से अधिक समाज को महत्व दिया, इसलिए मार्क्स को राजनीति शास्त्री कम और समाजशास्त्री अधिक माना जाता है। मार्क्स की मृत्यु दोस्तों 1883 में इंग्लैंड में समाजवाद पर कार्य करते हुए, मतलब वो हमेशा समाजवाद पर कार्य करता रहा और जब समाजवाद पर रिसर्च कर रहा था दोस्तों तभी 1883 में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मार्क्स की। कहां पर होती है? इंग्लैंड में होती है। ये ध्यान रखिएगा, जर्मन फिलासफर लेकिन इंग्लैंड में मरता है। अब दोस्तों मार्क्स की कुछ किताबें हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे इसकी किताब का एक नाम क्या है? कम्युनिस्ट। ये थोड़ी सी यहाँ पर गलत आया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये कम्युनिकेट दिया है यहाँ पर, ये ऐसे दिया है यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। फिर से यहाँ लिखता हूँ यहाँ दोस्तों, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक ही किताब है, मैनिफेस्टो, ठीक है। और ये 1848 में प्रकाशित हुई दोस्तों। बहुत ही ज्यादा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर किताब उसकी है। दूसरी आपका दिया है द क्रिटिक ऑफ, याफ दिया है दोस्तों, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इसकी किताब का नाम है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी तीसरी किताब है। और दास कैपिटल, क्या है दोस्तों? ये दास कैपिटल है, यहाँ पर दावा कैपिटल लिखा हुआ है, बड़े दास कैपिटल है। क्या है ये? दास कैपिटल है दोस्तों। क्या? दास कैपिटल। तीसरा है पर चौथा गोथा प्रोग्राम है, पांचवा। फिर है जर्मन आइडियोलॉजी, और ये जो जर्मन आइडियोलॉजी है दोस्तों, इसमें मार्क्स ने इसको लिखा था, लेकिन जो सह लेखक के रूप में काम किया था वो कौन किया था? एंगल्स ने काम किया था, ठीक है। तो एंगल्स ने मार्क्स का साथ दिया था इसमें, मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर इसे लिखा था। फिर दिया है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये किताब ये है। और सिविल वार इन फ्रांस, इसको भी वास्तव में इसने लिखा है। तो कितनी किताबें हो गई? याद रखिए कई सारी किताबें हैं। कौन कौन? सिविल वार इन फ्रांस, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, जर्मन आइडियोलॉजी जिसमें मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर लिखते हैं, गोथा प्रोग्राम भी इसकी किताब है। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दास कैपिटल जो है ये मार्क्स ने लिखा है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये सीधे सीधे पूछा गया, याद रखिएगा, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो सॉरी मित्रों, बहुत ज्यादा गला बैठा हुआ है, जुकाम खांसी। तो यहाँ पर ये जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी दोस्तों, इसका हिंदी नाम देकर के आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसे याद रखिएगा। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इसकी जो है मार्क्स की किताबें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आपका जो है मार्क्स ने पूरी क्या किया दोस्तों? किताबों को लिखने का प्रयास किया, इसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिरसठ में मजदूरों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया था जिसे इंटरनेशनल कहा था। मतलब ये जो कार्ल मार्क्स है दोस्तों, उसने 1863 में मजदूरों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जिसे इंटरनेशनल कहा। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया है, हट गया था। तो मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है दोस्तों, उसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 सिद्धांत बताए गए हैं। अब मार्क्स ने कौन कौन से 4 सिद्धांत बताए हैं जरा उसको देखिएगा दोस्तों। मार्क्स ने जो 4 सिद्धांत बताया उसमें है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, उसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, वर्ग संघर्ष याद रखिएगा, संघर्ष का सिद्धांत है, और उसमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसके अगर आप कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन 4 विचारों को ध्यान में रखना है, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है, इन चारों को समझ लेंगे तो पूरे जो है पूरा का पूरा विचारधारा आपकी जो है कार्ल मार्क्स से समझ में आ जाएगी। आप दोस्तों पहले यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में कार्ल मार्क्स ने राज पर क्या बोला। दोस्तों ये जो आपका कार्ल मार्क्स का राज पर विचार देखते हैं, उदारवादियों और पूंजीवादियों, पूंजी जातियों नहीं बल्कि पूंजीवादियों है दोस्तों, उदारवादियों या पूंजीवादियों के अनुसार राज एक सार्वजनिक संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों व वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जो उदारवादी है दोस्तों या जो पूंजीवादी है, उन्होंने राज को क्या माना? तो जो उदारवादी या पूंजीवादी है वो राज को एक सार्वजनिक संस्था मानते हैं। उनका कहना यह है कि राज एक ऐसी सार्वजनिक संस्था है जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती और वो सभी व्यक्तियों और वर्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। लेकिन दोस्तों मार्क्स, मैंने कहा था मार्क्स राज्य को के बारे में ऐसा विचार नहीं रखता। मार्क्स कहता है
कि वास्तव में ये जो राज्य है वो कुछ और नहीं बल्कि केवल और केवल पूंजीपतियों की संस्था है। और जो कार्ल मार्क्स है दोस्तों, वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि वास्तव में राज्य जो है ना, राज्य के माध्यम से पूंजीपति गरीब का शोषण करता है। और यही कारण है कि कार्ल मार्क्स जो है राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। क्या मानता है? राज्य को, ध्यान रखिएगा, राज्य को शोषण का यंत्र। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा विचारक है जिसने राज्य को शोषण का यंत्र माना है। तो आप कहेंगे सर कौन मानता है? वो मानता है कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का कथन है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थात एक राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का उपकरण है। यही जो मैंने आपको यंत्र बताया कि राज्य को क्या मानता है? उपकरण का, शोषण का यंत्र मानता है। उसका कहना है कि भाई राज्य जो है, राज्य पूंजीपतियों की संस्था है। राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने किया है और वो अपने हित के लिए किया है ताकि वास्तव में शोषण को एक कानूनी रूप दिया जाए। दोस्तों मार्क्स फिर कहता है कि पूंजीपतियों ने राज्य को एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में बनाया है ताकि शोषण को वैधानिक बनाया जा सके। बनाया, वैधानिक का मतलब कि हम शोषण, जैसे होता है कोई व्यक्ति शोषण के खिलाफ अपील करे तो राज्य जो है उस अपील को खारिज कर दे। और जब अगर राज्य शोषण करेगा, पूंजीपति करें, कोई व्यक्ति शोषण करेगा तो शायद उसे लोग गलत मानेंगे। लेकिन अगर पूंजीपति राज्य के माध्यम से गरीबों का शोषण करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो वैधानिक परंपरा होगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। तो वही मार्क्स कहता है कि वास्तव में पूंजीपतियों ने राज्य को क्या माना? एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में यूज किया और ताकि शोषण को क्या माना जा सके? वैधानिक या कानूनी माना जा सके। मार्क्स आगे कहता है दोस्तों, क्या मार्क्स कहता है कि जब से उत्पादन के साधन का उदय हुआ, मतलब जब से निजी संपत्ति आया, तब से समाज दो वर्गों में बढ़ गया। और जैसे जैसे ही दो वर्गों का उदय हुआ, एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक है वह अमीर बन गया और जो दूसरा वर्ग है वो जो उत्पादन के साधन से विहीन था वह गरीब कहलाया। मतलब मार्क्स ने बताया कि भाई पहले आदिम समाज में जो व्यक्ति, जो मार्क्स का आदिम समाज है, क्वेश्चन ये भी पूछा है कि क्या मार्क्स के आदिम समाज में वर्ग था? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। मार्क्स ने जिस आदिम समाज की बात किया है वहां पर ये था ही नहीं, वहां पर कोई शोषण नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहां पर निजी संपत्ति तो नहीं थी। ये शोषण जो है ये कब शुरू हुआ? ये वर्ग कब से आया? तो जब से निजी संपत्ति का उदय हुआ। अब जब निजी संपत्ति दोस्तों आएगा तो भाई देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर संपत्ति है तो भाई संपत्ति पर तो कैसे अधिकार होगा? संपत्ति पर दो, एक जो संपत्ति के मालिक हैं, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास खेत बाड़ी है, खदान है, भाई वो तो अमीर कहलाएंगे, वो तो उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूभाग है ही नहीं, जिनके पास निजी संपत्ति नहीं है, वो क्या हो जाएंगे? वो गरीब कहलाएंगे। तो आप बताओ कि भाई दो वर्ग समाज में आ गए। जैसे निजी संपत्ति आए वैसे समाज में दो वर्ग आए। एक क्या? एक आपका अमीर वर्ग हो गया और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? गरीब वर्ग हो गया। कालांतर में आप देखिएगा यही अमीर वर्ग पूंजीपति वर्ग बनता है और यही गरीब शोषक वर्ग बनता है। तो ये गरीब वर्ग का शोषण होगा और अमीर वर्ग कर क्या करेगा? शोषण करेगा। तो ये जो मार्क्स कहता है कि ये जो अमीर है, अमीरों की रचना ही क्या है? राज्य है। मतलब राज्य कुछ और नहीं है बल्कि राज्य इन्हीं अमीरों की रचना है। राज्य का निर्माण इन्हीं अमीरों या पूंजीपतियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। दोस्तों मार्क्स आगे कहता है कि जब तक यह राज्य रहेगा, मतलब जब तक यह राज्य अस्तित्व में रहेगा, तब तक यह वर्ग हमेशा बना रहेगा और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता रहेगा। इसीलिए जैसे ही राज्य समाप्त होगा वैसे वर्ग समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप उत्पादन के साधन पर समाज का स्वामित्व स्थापित हो जाएगा और यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन व शोषण विहीन समाज होगा, जिसे साम्यवाद कहा जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये कहता है आपका कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई राज्य वास्तव में शोषण का यंत्र है और जब तक राज्य है तब तक वर्ग रहेगा। लेकिन जैसे राज्य खत्म होगा वैसे वर्ग समाप्त हो जाएगा। जब वर्ग नहीं रहेगा तो संघर्ष खत्म होगा, निजी संपत्ति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस पर जो भी संपत्ति होगी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी बल्कि उस पर समाज का अधिकार हो जाएगा। और यह एक ऐसा समाज होगा जो वर्गविहीन होगा, जहां पर न राज्य होगा, न वर्ग होगा, न शोषण होगा। और इस अवस्था को क्या बोलता है? इस अवस्था को ही कार्ल मार्क्स साम्यवाद कहता है। क्या? साम्यवाद कहता है दोस्तों। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखें, फिर जो है कहता है यहाँ एक मजदूर, यहाँ पर बोलता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि इस समाज में, मतलब जिस समाजवाद, जिस साम्यवाद की बात करता है, इस साम्यवादी अवस्था में एक मजदूर व डॉक्टर में कोई अंतर नहीं होगा। लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। मतलब कार्ल मार्क्स कहता है कि यहाँ पर सभी को बराबर सम्मान मिलेगा। यहाँ पर किसी में ऊंच नीच या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। जिसके पास जितनी क्षमता होगी उतना कार्य करेगा और जिस अनुपात में कार्य करेगा उसके अनुसार उसे वेतन मिलेगा, उसे पेमेंट मिलेगा।
तो अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात कहा और यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आपका सीधे बनेगा। इसके बाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में क्या कहता है कार्ल मार्क्स दोस्तों। तो अब जरा देखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है। पहली बात तो ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है दोस्तों, यह कार्ल मार्क्स के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का मूल आधार है। इसी के माध्यम से मार्क्स अपने राजनीतिक दर्शन को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों मार्क्स जो है ना, वो द्वंद्वात्मक पद्धति को हीगल से लिया था और भौतिकवाद शब्द को फ्योरबैक से लिया था। मतलब भौतिकवाद शब्द फ्योरबैक से लिया है और वास्तव में द्वंद्वात्मक शब्द से लिया है, हीगल से लिया है। ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें चुराई हुई है, अपना ऐसा खुद नहीं है। द्वंद्वात्मक पद्धति दोस्तों वह पद्धति होता है जिसमें तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य का अनुसंधान किया जाता है, सत्य का परीक्षण लगाया किया जाता है, सत्य तक पहुंचा जाता है। मतलब तर्क के वितर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका द्वंद्वात्मक कहलाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति के अंतर्गत वाद, प्रतिवाद और संवाद आता है। वाद प्रारंभिक वस्तु है दोस्तों, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होती, जबकि प्रतिवाद उसकी प्रतिक्रिया है। क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप असत्य तत्व नष्ट हो जाते हैं और वास्तव में पूर्ण सत्य का जन्म होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संवाद कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई तीन अवस्था होती है, क्या, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद एक अवस्था होती है, ये प्रारंभिक अवस्था होती है। ये वाद जो है ये किसी एक व्यक्ति की विचारधारा होती है, उसकी अपनी प्रतिक्रिया होती है, अपनी सोच होती है। उसके क्रिया के बाद, उसके विचार के बाद फिर इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिवाद आता है। मतलब इसका खंडन किया जाएगा और जब वाद प्रतिवाद होगा तो जो असत्य चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी और वास्तव में एक ऐसा सत्य आएगा जो स्थिर होगा, जो अस्थायी होगा और इसी को क्या बोलता है, संवाद बोलता है। तो संवाद हमें वह अवस्था होती है जिसमें नवीनतम चीजों की खोज होती है, एक नया विचारधारा आती है। दोस्तों संवाद को कार्ल मार्क्स अस्थायी मानता है। जैसे ही इसमें असत्य का तथ्य पुनः आ जाता है या फिर से वाद बनेगा। मतलब जो संवाद होता है, जो सत्य होता है, जब इसमें फिर से असत्य का कण आता है तो फिर से क्या बन जाता है, फिर से वाद बन जाएगा, फिर से जो है प्रतिवाद होगी और फिर से वाद और प्रतिवाद के बाद संवाद आएगा और यही कंडीशन आगे भी चलती रहेगी। तो इस प्रकार से एक विचारधारा के बाद दूसरी विचारधारा और दूसरी के बाद तीसरी विचारधारा का जन्म होता रहता है। दोस्तों ये जो आपका बार बार जो प्रक्रिया दोहराई जाती है वाद संवाद और वाद प्रतिवाद और संवाद का, इसे निषेध का निषेध होता रहता है। मतलब बनना मतलब ये होता है कि विचारधारा बनती बिगड़ती रहती है। अतः स्पष्ट है दोस्तों कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है, विकासवादी है, क्योंकि इसमें एक विचारधारा के बाद दूसरी विचारधारा, दूसरे के बाद तीसरी विचारधारा, तीसरे के बाद फिर कोई नई विचारधारा, मतलब हमेशा इसमें विकास की ओर अग्रसर होता रहता है। एक नई विचारधारा हमेशा जन्म लेती रहती है। दोस्तों हीगल जो है, हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार विचार या विवेक या चेतना को बताया था, जबकि मार्क्स ने के द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार पदार्थ है। पदार्थ का मतलब उत्पादन का साधन। तो कई बार आपसे कोई आदमी पूछ सकता है कि भाई हीगल ने भी द्वंद्ववाद दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिक द्वंद्व की चर्चा किया द्वंद्ववाद, और कार्ल मार्क्स ने भी द्वंद्ववाद दिया है, तो दोनों के द्वंद्व में क्या अंतर है। तो भाई हीगल के द्वंद्ववाद का जो आधार है वो विवेक है, वो चेतना है, वो विचार है विवेक का। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार है दोस्तों, वो क्या है, पदार्थ है, वो वास्तव में उत्पादन का साधन है। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगर आगे देखें तो हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के अंतर्गत, ध्यान रखें, हीगल ने अपने द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद के अंतर्गत चेतना या विचार को महत्व देते हुए कहा कि चेतना ही संसार का सृजन करता है, जबकि मार्क्स ने चेतना के स्थान पर पदार्थ को महत्व देते हुए कहा कि भौतिक पदार्थ चेतना या अस्तित्व का भी निर्धारण करता है। मतलब जो आपका हीगल है वो कहीं ना कहीं अगर देखें तो केवल चेतना को ही संसार, चेतना को ही सब कुछ मानता है, चेतना को संसार का सृजन करता मानता है। जबकि मार्क्स कहता है कि नहीं, चेतना के स्थान को ज्यादा महत्व नहीं दिया, बल्कि वह पदार्थ को महत्व देता है और इसलिए कहता है कि भौतिक जो पदार्थ है वो चेतना या अस्तित्व का भी निर्धारण करता है। यही दोनों में मूलभूत अंतर है। दोस्तों मार्क्स आगे कहता है, क्या बोलता है, मार्क्स कहता है कि जो हीगल का द्वंद्ववाद बहुत इंपॉर्टेंट, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। मार्क्स कहता है कि हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे उल्टा करके पैरों के बल खड़ा कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि यह कथन किसने कहा है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल उल्टा कर दिया। ये किसका कथन दोस्तों, ये कथन आपका कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स आगे कहता है कि अब तक दार्शनिकों ने केवल संसार की व्याख्या किया, मैंने तो संसार को ही बदलने का प्रयत्न किया। यह भी इंपॉर्टेंट आपका
कोटेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये मार्क्स का कथन है कि मार्क्स कहता है कि भाई अब तक के जितने भी दार्शनिक वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने केवल संसार की व्याख्या किया है, किसी ने संसार को बदलने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन मैं पहला ऐसा वैज्ञानिक हूँ, दार्शनिक हूँ, जिसने संसार को व्याख्या नहीं किया बल्कि संसार को बदलने का प्रयत्न किया है। दोस्तों आप यहाँ पर भौतिकवाद पर है। दोस्तों ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में कार्ल मार्क्स क्या कहता है? दोस्तों याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं, या इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछता है कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या को कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत के नाम से दिया है? तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद। दोस्तों जहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद उसकी व्याख्या है। कहने का मतलब आपके मन में आता होगा कि भाई इसी से मिलता जुलता दो सिद्धांत कॉन्सेप्ट उसने दिया। एक दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसे वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहते हैं, और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या अंतर है, या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद में क्या अंतर है? तो दोनों के बीच में यही अंतर है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, और ये जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उस दार्शनिक सिद्धांत की ऐतिहासिक व्याख्या है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों कार्ल मार्क्स कहता है, क्या आप कहता है आगे जरा देखिएगा। तो कार्ल मार्क्स ने आधार और अधिसंरचना के माध्यम से इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। मतलब ये जो आपका ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है दोस्तों, उसकी व्याख्या उसने ऐतिहासिक भौतिकवाद में आधार और अधिसंरचना के माध्यम से करने का प्रयास किया है। आधार के लिए क्या किया है? आधार के लिए उत्पाद के साधन को चुना है, और अधिसंरचना के लिए अंतर्गत स्कूल, चर्च, क्लब या सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था को चुना है। तो एक बात तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में ऐतिहासिक भौतिकवाद में आधार के साधन के रूप में किसको चुना था? तो आप कहेंगे सर वो आधार के रूप में उत्पाद को चुना है, उत्पाद का साधन क्या था उसको चुना है, और अधिसंरचना के आधार पर जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर स्कूल, चर्च, क्लब, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था, ये क्या है? ये वास्तव में भौतिक स्वरूप है। तो एक प्रकार से भौतिक स्वरूप को चुना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब एक के रूप में उत्पादन के साधन को चुना है और दूसरे के रूप में उसने भौतिक स्वरूप या भौतिक संसाधन को चुना है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, भौतिक संसाधन। दोस्तों अब जरा देखिए मार्क्स ने समझाया, मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा आधार के चारों ओर अधिसंरचना का निर्माण होता है। यदि आधार मजबूत होगा, आधार का मतलब उत्पादन के साधन, यदि आधार मजबूत होगा तो अधिसंरचना भी मजबूत होगा। मतलब अगर उत्पादन के साधन मजबूत होंगे तो इसका मतलब है कि जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप भी मजबूत होगा। और अगर आधार बदल जाएगा, यानी अगर जो उत्पादन के साधन है, जैसे जैसे उत्पादन का साधन बदलेगा, जैसे जैसे आधार बदलेगा, वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे अधिसंरचना भी बदल जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे सारा कुछ, ये जो भौतिक स्वरूप है, ये जो भौतिक संसाधन है, ये जो भौतिक क्रियाकलाप है, ये सब किस पर आधार है? ये सब उत्पादन के साधन पर बेस्ड है। यानी जैसे जैसे उत्पादन का साधन बदलेगा वैसे वैसे भौतिक स्वरूप भी बदलेगा, इस या भौतिक संसार भी बदलेगा, इसका स्वरूप भी बदलेगा। जैसे अगर भौतिक संसाधन मतलब जो आधार है, आधार बोले तो भौतिक मतलब अर्थव्यवस्था का आधार जो है उत्पादन का जो साधन है। तो यदि आधार एक वर्ग के हाथ में है, मतलब अगर संपत्ति या पूरी पूंजी अगर एक व्यक्ति के हाथ में है, तो अधिसंरचना का निर्धारण भी वही वर्ग करेगा। मतलब समझ रहे ना, यानी क्या किसकी ओर ले जा रहा है कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स सीधे सीधे वही जा रहा है कि जो दो वर्ग थे, एक अमीर और एक गरीब, क्योंकि अमीर वर्ग क्या था? अमीर वर्ग के ऊपर अमीर वर्ग का उत्पादन के साधन पर पूरा का पूरा अधिकार था। इसीलिए क्या किया था? इसीलिए उसने राज, समाज, इन सारी व्यवस्थाओं का क्या किया था? निर्माण किया था, निर्धारण किया था। तो वही बताने का प्रयास करा है कि यदि एक आधार एक वर्ग के हाथ में होगा, अगर उत्पादन का साधन एक वर्ग के हाथ में होगा, अगर पूंजी एक वर्ग के हाथ में होगी, तो अधिसंरचना यानी भौतिक स्वरूप, संरचना का जो निर्धारण भी कौन करेगा? वही वर्ग करेगा। अतः स्पष्ट है कि मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया दोस्तों क्या कि उत्पादन के साधन के चारों ओर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्था का निर्धारण होता है। मतलब
जैसा उत्पादन का साधन होगा उसी आधार पर सारी व्यवस्थाएं भी निर्मित होती हैं, याद रखिएगा। और जिसके हाथ में उत्पादन का साधन होता है, जिसके हाथ में अर्थव्यवस्था होती है, उसी के हाथ में ये सारी व्यवस्थाओं का निर्धारण करने की जिम्मेदारी भी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। मार्क्स कहता है कि हर युग में आर्थिक स्थितियां ही सामाजिक परिस्थितियों का निर्धारण करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्क्स क्या बोलता है दोस्तों? मार्क्स कहता है कि हर युग में, युग कोई भी हो, क्योंकि अभी आप देखिए आगे जब वो वर्ग संघर्ष वगैरह जब वो दिखाता है तो आप देखिएगा उसने सीधे से 6 अवस्थाएं बताई हैं, और 6 युग को दिखाने के बाद उसने कैसे बताया कि कैसे कैसे हर युग में उत्पादन का साधन बदला है और किस प्रकार से जो भौतिक संसाधन है, भौतिक स्वरूप है, किस प्रकार से उसमें बदलाव आया है। तो इसी बात की बात करता है कि भाई हर परिस्थितियों में जो है सामाजिक आर्थिक ये सब निर्धारण होता है, और ऐसा देखा जाता है कि जब उत्पादन का साधन बदल जाता है दोस्तों, तो पुराना समाज नई व्यवस्था का लोड नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला कि भाई हमने कहा भाई उत्पादन का साधन, उत्पादन के साधन पर डिपेंड करता है कौन? ये जो आपका सामाजिक व्यवस्थाएं होती है इसी पर निर्भर करती हैं। अब मान लीजिए अगर उत्पादन का साधन बदल जाए और हम सोचे कि हम पुराने समाज की व्यवस्थाओं को स्वीकार करें, तो कभी संभव नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर दिया लिखा है कि भाई ऐसा क्या देखा गया, जब उत्पादन का साधन बदल जाता है तो पुराना समाज नई व्यवस्था का लोड नहीं उठा पाता है। फलस्वरूप वह समाज भी क्या होता है दोस्तों? बदलता जाता है। मतलब जैसे आर्थिक स्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे समाज भी क्या करता है? बदलता जाता है, समाज का स्वरूप भी बदलता है। जैसे जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता था तो सामंतवाद अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है कि जब उत्पादन कैसे होता था? हाथ की चक्की से होता था तो सामंतवाद अस्तित्व में आया। ठीक है, आया। और फिर क्या बोलता है? जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगा तो पूंजीवाद अस्तित्व में आया। मतलब ऐसा नहीं है कि जब उत्पादन भाप की चक्की से हो रहा था उस समय भी सामंतवाद था, नहीं, उस समय पूंजीवादी व्यवस्था आ गई। तो देखा ना आपने कैसे कैसे स्वरूप बदल रहा है। तो ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? उत्पादन के साधन के ऊपर डिपेंड करता है। मार्क्स ने दोस्तों अपने इतिहास की व्याख्या निम्नलिखित आधार पर किया। कैसे? 4 आधार पर किया। कैसे? एक, पहला क्या? आदिम साम्यवादी समाज, यानी वो बताने का प्रयास करता है कि अब जब इतिहास की बात करता है, जब ऐतिहासिक भौतिकवाद को दिखाने का प्रयास करता है, तो इसमें उसने निम्नलिखित अवस्थाएं बताई हैं। पहला कौन था? सबसे पहले उसने बताया कि सबसे पहले आदिम साम्यवादी समाज था, आदिम साम्यवादी समाज। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं कि वास्तव में पहली बात तो क्रम पूछ लेता है कि वास्तव में कार्ल मार्क्स ने जिन 6 सिद्धांत का जिस व्यवस्था का उसने निर्धारण किया है उसके अनुसार समाज प्रारंभ से लेकर अंत तक किन स्वरूपों के से होकर गुजरता है। तो ऐसे में क्रम आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन सा क्रम है। 6 क्रम आपका यहाँ पर है, उन 6 को आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है दोस्तों? आदिम साम्यवादी। सबसे पहला जो समाज था वो आदिम साम्यवादी समाज था। ये दोस्तों प्राचीनतम था। कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रारंभ में यह एक ऐसा समाज विद्यमान था जहां पर न कोई राज था और न कोई वर्ग। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर राज और वर्ग क्यों नहीं था दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर उत्पादन का साधन नहीं था। मतलब ये ऐसा समाज था जहां पर उत्पादन का साधन बिल्कुल नहीं था, वहां पर निजी संपत्ति बिल्कुल नहीं थी। और जब उत्पादन का साधन विकसित ही नहीं होगा तो भाई क्या होगा? तो भाई कोई वर्ग नहीं होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। क्योंकि जब संपत्ति नहीं होगी तो उस संपत्ति पर नियंत्रण किसी का नहीं होगा, और जब किसी का नियंत्रण नहीं होगा तो सभी क्या होंगे? सभी समान होंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तव में आदिम साम्यवादी समाज कैसा था? तो बोलेगा सर वहां पर उत्पादन का साधन बिल्कुल नहीं था, वहां पर कोई वर्ग नहीं था और सभी वर्ग क्या थे? आपके समान थे, वहां पर राज भी नहीं था। दूसरी बात यहाँ पर है, इसके बाद क्या था दोस्तों? इसके बाद दास प्रथा युग था, दास युग जिसको बोलते हैं। इसके बाद आदिम साम्यवादी समाज के बाद दास युग का जन्म होता है। अब दोस्तों दास युग में क्या होता है? तो इस युग में छोटे मोटे व्यवसाय के रूप में उत्पादन के साधन जो है उत्पादन के साधन जैसे निजी संपत्ति का उदय हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस समय उत्पादन के साधन छोटे मोटे व्यवसाय, छोटे मोटे मतलब बहुत बड़े नहीं, अभी पूंजीवाद नहीं है, अभी दास युग है। छोटे मोटे व्यवसाय के रूप में जो है उत्पादन के साधन का विकास हुआ, जैसे निजी संपत्ति आने लगी और समाज 2 वर्गों में बढ़ गया। कौन? जब समाज बढ़ जाएगा तो राज्य का उदय भी होगा। ध्यान रहे दोस्तों, याद रखिएगा कि राज्य का उदय इसी दास युग में हुआ है। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है आपसे कि आखिर जो है कार्ल मार्क्स के कार्ल मार्क्स के अनुसार
वास्तव में राज्य का उदय किस युग में होता है? तो दास प्रथा, दास युग में राज्य का उदय होता है दोस्तों। याद रखिएगा, एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक बना वह स्वामी कहलाया, और जो दूसरा वर्ग था वो क्या कहलाया दोस्तों? वो दास कहलाया। क्या कहलाया? वो दास कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? दास कहलाया। क्योंकि यहाँ उत्पादन का साधन काफी कमजोर है, अतः वर्ग भी कमजोर है, फलस्वरूप शोषण अधिक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो दास युग है, दास युग में उत्पादन का साधन दोस्तों बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा उत्पादन का साधन है जो छोटे मोटे व्यवसाय के रूप में है। इसलिए यहाँ पर दो वर्ग में समाज बटा। कौन? एक जिसके पास उत्पादन का साधन था वो थोड़ा सा अमीर बन गया, ठीक है, और जो दूसरा था वो थोड़ा सा गरीब बन गया। और राज्य का जो उदय होता है धीरे धीरे दोस्तों, वो इसी युग में आना शुरू होता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वास्तव में राज्य का उदय किस युग में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आता है सामंतवादी युग। अब अगर सामंतवादी युग की बात करें तो सामंत युग में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर छोटे मोटे व्यवसाय का स्थान वास्तव में कृषि ने ले लिया। फलस्वरूप समाज जमींदार और किसान दो वर्ग में बढ़ गया। वहां पर अमीर और गरीब में बटा था दोस्तों, और यहाँ पर जमींदार और किसान दो वर्ग में बढ़ गया। गरीब वर्ग कौन था? गरीब वर्ग दोस्तों दास था। गरीब वर्ग कौन था वहां पर दास युग में जो गरीब वर्ग था वही दास वर्ग था, और एक दूसरा स्वामी वर्ग था। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका वर्ग है, यहाँ पर मैंने जो आपको अमीर और गरीब बताया था, अमीर वर्ग और कमजोर वर्ग, उसमें याद रखिएगा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक वर्ग जो था साधन का मालिक वो स्वामी कहलाया, ध्यान एक स्वामी हो गया, और दूसरा वर्ग दास कहलाया। तो ये दास युग है, ये इसमें उत्पादन के साधन पर जिसका अधिकार था वो स्वामी कहलाया और दूसरा दास। क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ कि आदिम साम्यवादी समाज में कोई वर्ग नहीं था, कोई राज नहीं था, क्योंकि वहां पर उत्पादन का साधन नहीं था। लेकिन दास युग में क्या होता है? छोटे छोटे व्यवसाय के रूप में उत्पादन के साधन है, इसलिए स्वामी और दास नामक दो वर्ग का उदय हुआ, और धीरे धीरे राज्य का भी यहाँ पर क्या होता है? कॉन्सेप्ट आता है, राज्य भी यहाँ पर जन्म लेना शुरू होता है। राज्य का उदय भी इस युग में होता है। सामंतवाद युग में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर वास्तव में छोटे मोटे व्यवसाय के स्थान पर कृषि ने लिया। क्या? छोटे मोटे स्थान व्यवसाय का जो स्थान है वो कृषि ने ले लिया। और जब कृषि आ जाएगा दोस्तों तो क्या होगा? जिसका कृषि पर अधिकार होगा वो जमींदार होगा। क्या होगा? वो जमींदार होगा। और वास्तव में जिसके पास कृषि नहीं होगी वो क्या हो जाएगा? वो किसान होगा। क्या? किसान होगा। तो इस युग में, सामंतवाद युग में क्या होता है दोस्तों? इसमें वास्तव में जमींदार और किसान दो वर्गों में समाज बढ़ गया, और यहाँ पर जो उत्पादन का साधन है वो पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया। इसलिए इस समय शोषण भी पहले की अपेक्षा अधिक होने लगा। यानी शोषण की शुरुआत, अगर मैं बोलूं कि शोषण की शुरुआत कब से शुरू होती है, तो वास्तव में दास युग से शुरू होती है, जब स्वामी ने शोषण शुरू किया। लेकिन शोषण बहुत कम था क्योंकि उत्पादन का साधन बहुत कमजोर था। लेकिन सामंतवादी युग में क्या है? सामंतवादी युग में पहले युग की तुलना में जो है इस युग में शोषण अधिक हो रहा था। और इसके बाद दोस्तों क्या था? इसके बाद आपका आता है पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस युग में आज सर्वाधिक शोषण होता है, तो वो आपका पूंजीवादी युग है। क्यों? क्योंकि इस समय उत्पादन का साधन बहुत तगड़ा हो गया, और इस समय कृषि का स्थान, खेतीबाड़ी का स्थान वास्तव में उद्योग धंधों ने ले लिया। तो यहाँ पर कृषि के स्थान पर उद्योग आ गया, और समाज श्रमिक और सर्वहारा में बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, श्रमिक और सर्वहारा में बढ़ गया। यहाँ उत्पादन का साधन सबसे अधिक शक्तिशाली था, अतः शोषण भी चरम सीमा पर हो गया। मार्क्स इसी पूंजीवादी युग में पैदा हुआ था दोस्तों। उसने इस शोषण को अपनी आंख से देखा था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो आपका पूंजीवादी युग है दोस्तों, पूंजीवादी युग में क्या हो गया? श्रमिक और सर्वहारा, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है जो है क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लेता है। तो ये आपका जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स के बारे में जो भी बातें कही जा रही दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत शानदार है ना। पूरी की पूरी व्यवस्था के रूप में कैसे कैसे बताने का प्रयास किया कि भाई कैसे कैसे उत्पादन का साधन बदला है, और कैसे कैसे उत्पादन के साधन के बदलने पर समाज के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे समाज बदला है। उन्हीं सारी बातों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये थोड़ी यहाँ पर गलती मुझसे हो गई, इसीलिए मुझे लगा कि यार ये थोड़ी गलती हो रही है। यहाँ पर गलती क्या है कि वास्तव में जो पूंजीवादी युग था दोस्तों, उस पूंजीवादी युग में ये जो और हमने कहा ये तो श्रमिक या सर्वहारा है ना, श्रमिक या सर्वहारा है ये। और एक वर्ग जो था समाज में पूंजीपति आ गया। यहाँ पर क्या? समाज
पूंजीपति, याद रखिएगा एक वर्ड तो पूंजीपति था और दूसरा श्रमिक या सर्वहारा, श्रमिक या सर्वहारा, और नहीं है श्रमिक या सर्वहारा में बढ़ गया। क्योंकि ध्यान रखिएगा भाई, जिसके पास जो उद्योग का मालिक था, जो उद्योग धंधों का मालिक था, वो तो पूंजीपति बना दोस्तों। और वास्तव में जो जिसके पास बिल्कुल उद्योग नहीं था, जो काम करने के लिए मजबूर था, वो क्या बना, वो ये तो श्रमिक बना। और उसी श्रमिक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वहारा। तो समाज दो वर्ग में बढ़ गया पूंजीवादी युग में। कौन कौन, एक तो पूंजीपति वर्ग हो गया और दूसरा श्रमिक या सर्वहारा वर्ग हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ उत्पादन का साधन दोस्तों सबसे अधिक शक्तिशाली था, अतः यहाँ पर क्या हो गया, शोषण भी चरम सीमा पर था। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शोषण की पराकाष्ठा थी। यहाँ पर क्या थी, शोषण की पराकाष्ठा थी। मार्क्स इसी पूंजीवादी युग में पैदा हुआ था और उसने शोषण को दोस्तों अपनी आंखों से देखने का प्रयास किया था, अपनी आंखों से देखा था। यही कारण है कि उसके जो है उसके विचार, उसके सिद्धांत में इसका स्पष्ट जो है उदाहरण देखने को मिलता है, इसकी छाप स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। दोस्तों मार्क्स का मानना है कि अब मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देना चाहिए और पहले समाजवाद और फिर साम्यवाद लाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब मार्क्स कहता है कि जब शोषण अपने चरम अवस्था में होगा, जब शोषण पराकाष्ठा में हो जाएगा, तो क्या होगा, तब मजदूर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और सारे मजदूर इकट्ठे होकर के इन पूंजीपतियों के खिलाफ क्या कर देंगे, क्रांति करेंगे। और जब क्रांति करेंगे तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पहले क्या आएगा, पहले समाजवाद आएगा और फिर साम्यवाद आएगा। और साम्यवाद दोस्तों वह अवस्था है जहां पर न तो राज्य होगा, राज्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में उत्पादन का साधन नष्ट हो जाएगा। जब उत्पादन का साधन नष्ट हो जाएगा तो राज्य, तो वर्ग हट जाएगा तब, और जब वर्ग नहीं रहेगा तो वर्ग संघर्ष नहीं रहेगा, और जब वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो राज्य भी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं होगा, एक ऐसा समाज होगा जहां, जिसको हम साम्यवादी समाज कहेंगे दोस्तों। और इस अवस्था में सभी बराबर होंगे, न कोई ऊपर होगा न कोई नीचे होंगे, सब संपत्ति पर सबका अधिकार होगा, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी काम करेंगे और सभी को पारितोषिक मिलेगा, सभी को क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट जो आपकी अवस्था आती है वो समाजवादी युग है। क्या, समाजवादी युग, जो हमने कहा समाजवाद। तो समाजवादी युग ये पांचवी अवस्था है। अब समाजवादी युग में क्या होता है, मार्क्स कहता है कि यह अस्थायी और संक्रमणकालीन अवस्था है। मतलब ये है कि यह अवस्था अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है और संक्रमणकालीन है। इसका उद्देश्य साम्यवाद को लाना है। क्या, इस अवस्था, इस युग का उद्देश्य साम्यवाद को लाना है। और फिर कहता है कि जब वास्तव में जब पूंजीपतियों के विरुद्ध सर्वहारा क्रांति कर देंगे तो अधिकांश पूंजीपतियों को धराशायी करके वे अपनी एक सरकार बनाएंगे तथा उत्पादन के साधन पर क्या हो जाएगा, उत्पादन के साधन पर समाज का नियंत्रण होगा। दोस्तों किस पर होगा, समाज का नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र जो कि सर्वहारा की सरकार है। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि वास्तव में सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग जो सरकार का निर्धारण करेंगे समाजवादी युग में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अधिनायक तंत्र। क्या बोलते हैं उसे अधिनायक तंत्र बोलते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र मतलब ये सरकार का नाम है, जो सर्वहारा की सरकार है। तो वास्तव में जो अधिनायक तंत्र स्थापित होगा, क्वेश्चन पूछेगा अधिनायक तंत्र की स्थापना किस युग में होगी, तो हो जाएगा समाजवादी युग में। किसमें, समाजवादी युग में हो जाएगी। तो जब अधिनायक तंत्र हो जाएगा तो अधिनायक तंत्र का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वो होगा बचे खुचे पूंजीपतियों को समाप्त करना, उत्पादन के साधन का विकास करना तथा समाजवाद से साम्यवाद लाने की तैयारी करना। मतलब क्या क्या उद्देश्य होगा, तीन उद्देश्य यहाँ पर दिया है। क्या, मेन उद्देश्य यहाँ पर है कि जो अंतिम बचा हुआ पूंजीपति है, क्योंकि अधिकतम को तो क्रांति ने समाप्त कर दिया है, जो थोड़े बहुत मठाधीश बने हैं उनको कौन नष्ट करेगा, उनको सर्वहारा का अधिनायक तंत्र जो सरकार है वो उसको नष्ट करेगी, उसको खत्म करेगी और धीरे धीरे क्या करेगी, उत्पादन के साधन का विकास करेगी, समाजवाद से साम्यवाद लाने की तैयारी करेगी। क्योंकि इस युग में उत्पादन के साधन का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, इसलिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, वेतन पाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या, अगला जो है वो है साम्यवादी युग। और दोस्तों साम्यवादी युग क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साम्यवादी युग जो है इसी के बारे में कहता है कि जैसे ही अंतिम पूंजीपति समाप्त होगा, राज्य एकदम से क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, वर्ग समाप्त हो जाएगा, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा न, जब ध्यान रखिएगा भाई, जब पूंजीपति नहीं रहेगा, जब पूंजी खत्म हो जाएगी, उत्पादन का साधन खत्म होगा तो पूंजीपति खत्म होगा। जब पूंजीपति खत्म हो जाएगा तो राज्य खत्म हो जाएगा, वर्ग खत्म हो जाएगा। जब वर्ग खत्म हो जाएगा तो संघर्ष खत्म हो जाएगा और
एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी, उसे क्या बोलते हैं, वही आपका साम्यवादी समाज होगा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में अंत में कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार के समाज की कल्पना किया है, तो वास्तव में राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन जो है साम्यवादी समाज की स्थापना। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। साम्यवाद का मतलब भी यही होता है। क्या? साम्यवाद का मतलब होता है एक वर्ग विहीन, समाज विहीन, राज्य विहीन, एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन या शोषण विहीन समाज। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, साम्यवादी बोलते हैं। यहाँ पर उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो जाएगा दोस्तों। यहाँ उत्पादन का साधन विकसित होगा तथा लोग अपनी क्षमता के अनुसार लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार वेतन पाएंगे। क्योंकि हमने क्या बोला कि ऐसी अवस्था है, यही वह अवस्था है जहां पर उत्पादन के साधन पर सभी का अधिकार होगा, किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होगा। ये जो समाजवादी है, ये जो समाजवादी युग था, यहाँ पर उत्पादन का साधन इतना अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग काम करते रहेंगे और अपने आवश्यकता अनुसार वेतन पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस अवस्था में उत्पादन का जो साधन हो जाएगा दोस्तों, क्या जो उत्पादन का साधन होगा, उत्पादन का साधन वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगा और लोग अपने क्षमता के अनुसार काम करेंगे और आवश्यकता अनुसार क्या हो जाएगा, वेतन पाएंगे। यहाँ पर एक मालिक और एक मजदूर में कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स खुद कहता है कि यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा, यहाँ पर मालिक और मजदूर में कोई अंतर नहीं होगा। मार्क्स इसी अवस्था को चाहता है जहां मजदूर और डॉक्टर में कोई अंतर ना हो। मतलब इसी का मतलब होता है इसी व्यवस्था, जैसे कार्ल मार्क्स खुद कहता है कि भाई मुझे ऐसी अवस्था चाहिए, मैं ऐसी अवस्था की खोज करना चाहता हूँ जिसमें मजदूर और डॉक्टर के बीच में कोई अंतर ना हो, जहाँ पर सभी कमाएं, सभी खाएं, अपने अपने मेहनत के अनुसार काम करें, अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार क्या पाए, वेतन पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो 6 मैंने बताए, इन 6 युग का क्रम पूछ लेता है, हर युग की बात पूछ लेगा, इसको ध्यान रखिएगा। आप पहले तो आदिम साम्यवादी समाज, जहाँ पर ना तो कोई वर्ग था, ना कोई समाज था, ना उत्पादन का साधन था, सभी वर्ग बराबर थे। ठीक है, उत्पादन के साधन का आविष्कार कब होता है, आप कहेंगे सर वो होता है आपका पूंजीवादी वो होता है दास युग में। और दास युग में छोटे मोटे कारखाने होते हैं, व्यवसाय होते हैं, राज की उत्पत्ति भी इसी समय होती है, शोषण कम होता है क्योंकि उत्पादन का साधन मजबूत नहीं था। लेकिन जब सामंतवादी युग आता है तो सामंतवादी युग में क्या होता है, कृषि उत्पादन का साधन कृषि बन जाती है। और ऐसे कंडीशन में 2 वर्ग आते हैं, कौन, एक आपका सामंत, एक आपका जो जमींदार वर्ग है और दूसरा आपका जो है वो किसान वर्ग है। और इसमें शोषण ज़्यादा होता है पहले की वर्ग की अपेक्षा। फिर आता है पूंजीवाद युग। पूंजीवाद में क्या होता है, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें जो है शोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय उद्योग धंधे आ जाते हैं और 2 प्रकार के समाज में 2 वर्ग उत्पन्न होते हैं, एक कौन, एक आपका पूंजीपति होता है और दूसरा आपका श्रमिक या सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग। ठीक है, फिर बोलता है इसके बाद आएगा समाजवादी समाज। समाजवादी समाज दोस्तों वहाँ समाज होता है जहाँ पर मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे और वो क्रांति करेंगे। क्रांति के बाद यहीं पर वो अपने सरकार का गठन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम अधिनायक तंत्र बोलते हैं। और फिर अधिनायक तंत्र क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो है वो साम्यवादी व्यवस्था को लाने का प्रयास करेगा। इसके बाद साम्यवादी युग है और साम्यवादी युग में दोस्तों क्या होता है कि अंतिम जो अधिनायक तंत्र है वो अंतिम पूंजीपति को भी समाप्त करेगा। और जैसे पूंजीपति समाप्त हो जाएगा तो राज समाप्त हो जाएगा, वर्ग समाप्त हो जाएगा, वर्ग संघर्ष समाप्त होगा। और इस प्रकार से एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, जो है शोषण विहीन और वर्ग संघर्ष विहीन जो है समाज की स्थापना होगी, जहाँ पर उत्पादन के साधन पर सभी का अधिकार होगा, सभी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे और अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार वेतन पाएंगे। ठीक है, और मार्क्स इसी व्यवस्था की को चाहता था, इसी व्यवस्था की कल्पना करता है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, इस क्रम को जरूर याद रखिएगा भैया। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आदिम साम्यवाद। क्या था, आदिम साम्यवाद था पहले, सबसे पहले आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद के बाद फिर क्या था दोस्तों, दास युग था। क्या, दास युग था। दास युग के बाद क्या हुआ, दास युग के बाद फिर आप कहेंगे सर यहाँ पर सामंतवादी युग आया। क्या, सामंतवादी युग आया। सामंतवादी युग के बाद फिर क्या आया, फिर आप कहेंगे सर पूंजीपति आया, पूंजीवादी आया। पूंजीवादी युग के बाद फिर कौन आएगा, समाजवादी आएगा। समाजवादी के बाद क्या होगा, फिर लास्ट में साम्यवादी समाज आएगा। क्या, साम्यवादी समाज आएगा। और यही बहुत साम्यवादी समाज, ठीक है, जहां, और ये वर्ग विहीन, शोषण विहीन जो है ये आपका समाज होगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई वर्ग नहीं था, ठीक है, कोई वर्ग या शोषण नहीं था। शोषण यहाँ पर शुरू होता है क्योंकि यहाँ पर राज्य
आता है। और राज क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर वास्तव में उत्पादन का साधन आता है। क्या? उत्पादन का साधन। लेकिन वो क्या थे? छोटे मोटे व्यवसाय थे। और यहाँ पर दो वर्ग आते हैं। कौन कौन वर्ग आते हैं दोस्तों यहाँ पर? तो आप कहोगे सर एक वर्ग आपका जो होता है वो क्या होता है? वो स्वामी होता है। और दूसरा वर्ग क्या होता है? वो दास होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर उत्पादन का साधन क्या होता है? व्यवसाय नहीं तो दोस्तों बल्कि क्या होता है? कृषि होता है। क्या? कृषि होता है। और यहाँ पर दो वर्ग आते हैं। कौन? एक आपका आता है जमींदार, एक आपका आता है कौन? जमींदार। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आपका मजदूर वर्ग आता है, या उसको क्या बोल सकते हैं? उसे आप किसान बोल सकते हैं। क्या? किसान बोल सकते हैं, किसान। ठीक है। यहाँ पर पहले की अपेक्षा शोषण ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर शोषण जो है अपने चरमावस्था में होते हैं। क्या दोस्तों? चरमावस्था में शोषण होता है, क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे आते हैं। क्या? उद्योग धंधे आते हैं। और समाज दो वर्गों में बढ़ता है। कौन? एक आपका बढ़ता है दोस्तों क्या? एक होता है आपका पूंजीपति। क्या? पूंजीपति होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? आपका होता है क्या? मजदूर वर्ग। क्या? मजदूर वर्ग होता है। मजदूर या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम सर्वहारा बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? सर्वहारा बोलते हैं। फिर यहाँ पर साम्यवादी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रांति होगी, सारे मजदूर क्रांति करेंगे, पूंजीपतियों के खिलाफ पूंजीपति खत्म होगा, और यहाँ पर सर्वहारा वर्ग की सरकार बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिनायक तंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिनायक तंत्र बोलते हैं, अधिनायक तंत्र। इसको ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद आए क्या? आदिम साम्यवादी समाज, जहां पर पूंजीपति खत्म हो जाएगी, जहां पर न कोई राज्य होगा, न कुछ होगा, न कुछ, और एक ऐसी अवस्था होगी जहां पर सभी समान होंगे, सभी बराबर होंगे। तो ये आप इतना याद रखेंगे तो यहाँ से आपको कम से कम 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के बारे में क्या बोलता है दोस्तों? वर्ग संघर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद का व्यवहारिक रूप है। क्या? वर्ग संघर्ष जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद का व्यवहारिक रूप है। मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आप जानते हैं कि वास्तव में मार्क्स की किताब जो है ना बहुत पॉपुलर किताब थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों इस वाक्य से ही प्रारंभ होती है। उसकी शुरुआत, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत एक वाक्य से होती है। क्वेश्चन भी आया हुआ है क्या कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की शुरुआत किस वाक्य से होती है? तो इसकी शुरुआत मार्क्स करता है, आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। क्या? आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब से उत्पादन के साधन के रूप में निजी संपत्ति का जन्म हुआ, तब से समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ। दोस्तों क्या? जब से उत्पादन का साधन आया है, जब से निजी संपत्ति आई है, तब से समाज दो वर्गों में बटा था। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक रहा वह अमीर हुआ, और जो इससे विहीन रहा दोस्तों वह गरीब रहा। जैसे जैसे उत्पादन का साधन मजबूत होता है गया, वैसे वैसे वर्ग संघर्ष तेज होता गया। क्यों? क्योंकि जो अमीर है और गरीब है, जब अमीर गरीब का शोषण करेगा, उसको सम्मान नहीं देगा, उसके अधिकारों का हनन करेगा, तो निश्चित रूप से दोनों वर्ग के बीच में क्या होगा? संघर्ष होगा। और ये संघर्ष जैसे जैसे उत्पादन का साधन मजबूत होता गया, वैसे वैसे यह वर्ग संघर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ग संघर्ष भी बहुत तेज होता जाएगा। यह वर्ग संघर्ष कभी कम, क्या दोस्तों? कभी वर्ग संघर्ष कम रहा और कभी अधिक रहा। मतलब हर युग में समान नहीं रहा। जैसे आदिम साम्यवादी समाज में वर्ग संघर्ष नहीं था, फिर दास युग में वर्ग संघर्ष कम था क्योंकि उत्पादन का साधन कमजोर था। धीरे धीरे आपका सामंतवादी युग में वर्ग संघर्ष थोड़ा ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उत्पादन का साधन पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत हो गया। और पूंजीवादी में वर्ग संघर्ष सर्वाधिक अधिक रहा। क्यों? क्योंकि इस समय जो अर्थव्यवस्था का आधार था, जो उत्पादन का साधन था, वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था। उद्योग धंधे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी इसका परिणाम दोनों वर्गों के विकास में हुआ और कभी इसके विनाश में देखने को मिला। मतलब ये दोनों, ये जो वर्ग संघर्ष था, कभी इससे वर्गों का विकास हुआ और कभी इनका विनाश भी यहाँ पर हुआ, क्योंकि दोनों ही तरफ से इनका प्रभाव पड़ता है। अब देखें, मार्क्स कहता है दोस्तों, मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी युग में यह संघर्ष सबसे अधिक रहा, अतः यहाँ उत्पादन का साधन भी काफी मजबूत है। अतः मार्क्स का मानना है कि अब मजदूरों को आपस में मिलकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देना चाहिए। और दोस्तों याद रखिएगा, मार्क्स खुद कहता भी है। क्या? मार्क्स आगे कहता है, अभी वो एक नारा देगा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स का कथन है कि क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। क्या दोस्तों? क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। अगर समाज में परिवर्तन है चाहते हैं तो आपको क्रांति करना होगा, क्योंकि बिना क्रांति के समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। मार्क्स फिर कहता है कि मार्क्स विश्व के मजदूरों को क्या बोलता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। क्या बोलता है कि मजदूरों का कोई देश उस नहीं होता है। फिर कहता है, मार्क्स कहता है कि हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। वो किसी एक की बात नहीं करता, वो संपूर्ण विश्व के जितने भी मजदूर हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था से पीड़ित हैं, उन सर्वहारा वर्ग के लोगों को बोलता है, उन श्रमिक वर्ग को इकट्ठा करने की बात करता है, उन मजदूरों को एकत्र होने की बात करता है। क्या बोलता है कि ए विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। क्यों? क्योंकि खोने के लिए तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़िया है। बेड़िया का मतलब क्या?
मतलब ये जो बंधन है वो बंधन है पाने के लिए तुम्हारे लिए क्या है, पूरा संसार भरा पड़ा है। मतलब तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं, तुम तो वैसे भी बेड़ियों से जकड़े हुए हो, तुम तो वैसे शोषण के पात्र हो। अगर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है इन बेड़ियों के सिवा, बल्कि पाने के लिए पूरा संसार है। अगर तुम क्रांति कर दिए, तुम इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, तो तुम इस नरक से मुक्त हो जाओगे, इस बंधन से मुक्त हो जाओगे, इस शोषण से मुक्त हो जाओगे, और फिर तुम्हारा ही तुम्हारा राज्य होगा, तुम्हारा ही तुम्हारा समाज होगा। याद रखना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन कहता है, ये कथन भी आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता है। दोस्तों मार्क्स आगे कहता है, क्या बोलता है, मार्क्स का मानना है कि सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में एकजुट होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देंगे, और फिर पहले समाजवाद आएगा और बाद में साम्यवाद की स्थापना करेंगे। और यही साम्यवाद जो है वर्ग विहीन, राज्य विहीन और संघर्ष विहीन या शोषण विहीन समाज या राज्य होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों आगे देखें, ये जो आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या बोलता है, तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कथन कहता है। बहुत ही क्या, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दोस्तों किससे लिया था, रिकार्डो से लिया था। किससे, रिकार्डो से लिया था। रिकार्डो, याद है क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे लिया है दोस्तों, तो क्या किससे लिया है, रिकार्डो से। किससे लिया, रिकार्डो से लिया है। यह रिकार्डो के मजदूरी के लौह नियम के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो रिकार्डो के मजदूरी के लौह नियम के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स ने इसका वर्णन अपने प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, दास कैपिटल में किया है। दोस्तों यह सबसे बड़ी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की सबसे बड़ी किताब है, और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे वास्तव में बाइबल, इसे क्या बोलते हैं, इसे साम्यवाद की बाइबल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्ल मार्क्स से किस किताब को साम्यवाद, क्या कार्ल मार्क्स से किस किताब को साम्यवाद की बाइबल कहते हैं, क्या साम्यवाद की बाइबल कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाइबल। कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है दास कैपिटल, जिसमें उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। दोस्तों अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया है, क्या बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से पूंजीपतियों ने गरीबों का शोषण किया है। तो अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पूंजीपति गरीबों का शोषण करके अमीर होते जाते हैं और मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। मतलब वह इस सिद्धांत में बताने का प्रयास किया कि आखिर मजदूर जो पूंजीपति होता है वो कैसे गरीबों का हक मारता है, वो कैसे गरीबों के हक को छीनता है, वो कैसे उनका शोषण करता है, और फिर वो दिखाने का प्रयास करता है कि भाई कैसे जो है मजदूर बाद में क्रांति करते हैं। तो दोस्तों मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य वह है, क्या अतिरिक्त मूल्य, ये मूल्य है दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो एक मजदूर अपने श्रम से पैदा करता है और उसके बदले में पाता है। मतलब अतिरिक्त मूल्य क्या है, अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो एक मजदूर अपने श्रम से पैदा करता है और उसके बदले में पाता है। मतलब पैदा तो कुछ ज्यादा करता है लेकिन मिलता उसको क्या है, मिलता बहुत कम है। तो यही क्या है दोस्तों, यही आपका अतिरिक्त मूल्य है। अब उसने इस बात को समझाने का प्रयास किया, क्या क्या जरा सा देखिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का के निर्धारण में जो कीमत है वो 80 रुपए आई, क्या ध्यान रखिए। जैसे कोई वस्तु आपने बनाया, आप वस्तु को बनाने में लगभग 80 रुपया, उसमें सामान 80 रुपए का लगता है। बनाने में जो आपने मजदूरी दिया, मजदूरों को मजदूरी दिया, 80 रुपए आपकी लागत मूल्य है, लागत थी उस किताब में, और 20 रुपया क्या क्या आपने मजदूरी दिया। तो उसकी कीमत, जो वस्तु की कीमत थी वो क्या थी, वो 80 रुपए थी, और उसमें मजदूरी आपने किया 20, कुल लागत आपका क्या पड़ गया 100। मतलब 100 रुपए आपको, उस वस्तु की कीमत आपको 100 रुपए खर्च करना पड़ा आपको, ठीक है। पूंजीपति को 100 रुपए एक वस्तु को बनाने में और मजदूरी मिलाकर के 100 रुपए जो है उस पड़ा। अब वो बेचा क्या दोस्तों, मान लीजिए उसको उसने 80 रुपए 180 रुपए में बेच दिया। जब 180 रुपए में बेच दिया तो अब बताइए अतिरिक्त मूल्य क्या होगा। अब अतिरिक्त मूल्य यहाँ पर होगा कि जितने में वस्तु मिली है, जितने में वस्तु क्या हुई, जितने में वस्तु बिकी है, तो यहाँ पर 180 रुपए हो गई, और यहाँ पर उसमें लागत मूल्य क्या थी 100 रुपए। अब 80 रुपए ऐसे थे, क्या दोस्तों 80 रुपए ऐसे। अब आप बताओ पहले, ये 100 रुपए जो थी, इसमें जो सामान का कीमत था वो तो सामान का कीमत था, प्लस यहाँ पर मजदूरी भी थी, क्या मजदूरी भी थी इसमें 20 रुपए। तो यहाँ पर क्या है, अब 80 रुपए क्या है, 80 रुपए वास्तव में ये वस्तु बनाया है किसने दोस्तों, इस वस्तु का निर्माण तो उन मजदूरों ने अपने परिश्रम से किया है, अपने श्रम से किया है। लेकिन मलाई कौन खा रहा है, मलाई खा रहा है पूंजीपति, क्योंकि 80 रुपए सीधे सीधे फायदा किसको हो रहा है, पूंजीपति को हो रहा है। ये वास्तव में गरीबों को नहीं है, गरीबों को केवल 20 रुपया मिला है, 80 रुपया विशुद्ध रूप से फायदा किसको मिल रहा है, पूंजीपति को। और यही क्या है, यही आपका अतिरिक्त मूल्य है। तो अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से जो अमीर वर्ग है वो गरीबों का शोषण कर रहा है, जबकि वास्तव में ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये वास्तव में मजदूर वर्ग के
खून और पसीने की मेहनत की कमाई है। तो यहाँ पर वही बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में यह जो 80 रुपए है वह मजदूरों के दोस्तों क्या मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, जिसे पूरा का पूरा पूंजीपति हड़प जाता है। मार्क्स इसी को शोषण कहता है। क्या मार्क्स जो है दोस्तों इसी को शोषण कहता है, क्योंकि भाई बोला कि शोषण कैसे करते हैं, तो भाई आपने मजदूरों को 20 रुपए दिया और 80 रुपए आप डकार गए, तो 80 रुपए क्या है, मजदूरों का शोषण नहीं है, बिल्कुल मेहनत वो किए, कमाए वो, आपको कुछ नहीं किया, लेकिन 80 रुपए फायदा आपको मिला और मात्र मजदूर बेचारे 20 रुपए में रह गए। तो यही क्या है, यही असली शोषण है और इसी अतिरिक्त मूल्य को शोषण का उपकरण मानता है। तो मार्क्स कहता है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में शोषण का उपकरण है, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो वास्तव में मजदूरों का खून पीता है, मजदूरों का शोषण करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कार्ल मार्क्स का पूरा मैंने आपको सिद्धांत समझाने का प्रयास किया। बहुत बेहतरीन सिद्धांत है, पूरा का पूरा सारा सिद्धांत आपने देखा यहाँ पर शुरू से कैसे बताया उसने, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में क्या बताया उसने, साम्यवादी समाज के बारे में क्या बताया, दूसरी बात उसने क्या किसके बारे में बोला दोस्तों, उसने वास्तव में जो है जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में क्या बोला, उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में क्या बोला, उसने अतिरिक्त मूल्य के बारे में क्या बोला, सारे सिद्धांतों के बारे में उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्याख्या किया। और दोस्तों कार्ल मार्क्स इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, अगर आप पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा कम से कम यहाँ से जो भी क्वेश्चन निकलने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर इसी में आएंगे, से बाहर नहीं आने वाले। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया, क्या सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और मैंने एक बात और कहा कि इसमें अभी तक पूरे वेस्टर्न फिलासफर लगभग हो गए हैं, 2-3 अगर मैं पढ़ा दूं तो लगभग पूरा टीजीटी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप देखें इसमें क्या क्या पढ़ाया गया है, इसमें अगर मैं बोलूं अब वेस्टर्न में, तो यहाँ से वेस्टर्न में पूरा यूनानी, मतलब हमने यहाँ पर अभी तक सुकरात के बारे में बात किया, सुकरात आपने पढ़ लिया, सुकरात के बाद आपने प्लेटो को पढ़ लिया, प्लेटो के बाद आपने अरस्तु को पढ़ लिया दोस्तों, अरस्तु के साथ साथ आपने और किसको पढ़ा, आपने फिर बीच में पढ़ा जो है आपने मध्य युग को पूरा पढ़ा, क्या मध्य युग को पूरा पढ़ा, मध्य युग के जितने भी विचारक हैं उन सबको आपने पढ़ा, चाहे वो एक्विनास हो, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं सेंट अगस्टाइन हो, एक्विनास हो, या जो भी हो, आप सबने आपने पढ़ा है। आपने मार्सिलियो डिपेडियो या मार्सिलियो पेडियो को भी आपने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, मार्सिलियो को भी आपने पढ़ा है। उसके बाद फिर मैकियावेली को आपने पढ़ा, मैकियावेली को पूरा पढ़ लिया सर। मैकियावेली के बाद फिर 3 विचारक आपके यहाँ पर है, हाब्स, लाक, रूसो। हाब्स, लाक, रूसो भी आपके पूरे के पूरे हो गए हैं ना, हाब्स, लाक, रूसो हो गए हैं। हाब्स, लाक, रूसो के बाद दोस्तों फिर आगे क्या पढ़ा आपने आगे देखा है, आपने जर्मी बेंथम को पढ़ा, क्या जर्मी बेंथम को आपने पढ़ा है, जर्मी बेंथम को आपने पढ़ा। बेंथम के बाद फिर आपने जीएस मिल को पढ़ा, क्या जीएस मिल को पढ़ा आपने, जीएस मिल को पढ़ा आपने, मिल को पढ़ लिया। मिल के बाद फिर किसको पढ़ा आपने, फिर आपने हीगल को पढ़ा दोस्तों, क्या हीगल को पढ़ा। फिर आपने ग्रीन को पढ़ा, टीएस ग्रीन को पढ़ा है। टीएस ग्रीन के बाद फिर किसको आपने पढ़ा है, फिर अगर मैं बात करूं आपसे तो आपने जो है कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा है ना, किसको पढ़ा, कार्ल मार्क्स को आपने पढ़ा दोस्तों, किसको माला पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा आपने, तमाम सारी चीज़ों को पढ़ा। कार्ल मार्क्स के बाद 2 विचारक आपको और पढ़ने हैं, इसमें एक कौन पढ़ाना है दोस्तों, एक आपका हो जाएगा यहाँ पर लेनिन के बारे में पढ़ना है, और लेनिन के बाद एक और आपका आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लेनिन के साथ दोस्तों वो है, उसको हम बोलते हैं क्या, वो आपका हो जाएगा माओ, क्या हो जाएगा, माओ हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है, इन सारी व्यवस्थाओं को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक